नमस्कार। डीडी राजस्थान के खास कार्यक्रम सपनों की उड़ान में आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ योगेंद्र सिंह देवल। उसे गुमा है कि मेरी उड़ान कुछ कम है, उसे गुमा है कि मेरी उड़ान कुछ कम है, मुझे यकीन है कि ये आसमान कुछ कम है। जी हाँ, जिन लोगों को ये अपने यकीन पे पुरजोर यकीन होता है वो ज़रूर सफल होते हैं। जिन्हें यकीन होता है कि वो ज़रूर सफल होंगे, उनके हौसलों के भी पंख लग जाते हैं। मंजिल पाने के लिए ज़रूरी है कि पंख जितने मजबूत हों उससे भी मजबूत हों हौसले। आदमी के हौसले जितने मजबूत होते हैं, जितना मजबूत उसका जुनून होता है, वो सफल ज़रूर होता है। ये ज़रूरी है कि आदमी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मेहनत करे, लेकिन मेहनत के साथ साथ सही दिशा को प्राप्त करना भी बहुत ज़रूरी होता है। बहुत सारे लोग हैं जो ट्रेडिशनल तरीके से, बहुत सारे युवा हैं जो ट्रेडिशनल तरीके से पढ़ाई करते हैं, अपना करियर चुनते हैं और सफल भी होते हैं। लेकिन आज का दौर जो बदल चुका है, उस दौर में ज़रूरी है कि हम नए जो क्षेत्र हैं, नए क्षेत्र में आगे बढ़ें, नए क्षेत्र को एक्सप्लोर करें और नए क्षेत्र से जुड़े हुए जो सफल लोग हैं उनसे मिलें, उनसे पूछें, उनसे जानें कि वो किस तरह से सफल हुए हैं। उनसे पूछ के, जान के, उनके अनुभवों को साझा करके हम भी अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, सफल हो सकते हैं। आज इस कड़ी में जो हमारी सपनों की उड़ान कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम में हम हर बार कुछ ऐसी शख्सियत को लेकर आपसे जुड़ते हैं, आपसे रूबरू होते हैं। हमारे दर्शक हैं, हमारे युवा साथी हैं, उनसे मिलते हैं और हमारी शख्सियत जो है वो अपने सफल जो अनुभव हैं वो उनके साथ साझा करते हैं। आज हमारे प्रोग्राम में दो शख्सियत जो सफल शख्सियत हैं वो जुड़ चुके हैं। आइए आपसे उनको रूबरू करवाते हैं। आज हमारे साथ जुड़े हैं श्रवण पटेल जी। श्रवण पटेल जी वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी से जाना पहचाना नाम है। इनका एक पेज चलता है थार डेजर्ट फोटोग्राफी, जिसके इंस्टाग्राम पे 1 मिलियन फॉलोवर हैं। साथ ही हमारे साथ जुड़ चुके हैं जगदीश चौधरी जी। जगदीश चौधरी जी भी थार वाइल्ड लाइफ नाम से इनका पेज चलता है, जिसके 1.5 लाख फॉलोअर्स हैं और इन दोनों का काम है, टीम वर्क के रूप में काम करते हैं। इन दोनों का जो काम है वो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन का है। वाटर पॉइंट्स जो हैं वो गाँव में, रूरल एरियाज़ में जो वाटर पॉइंट्स बनाते हैं वाइल्ड लाइफ के लिए, रेस्क्यू और प्रोटेक्शन का काम करते हैं। साथ ही जो अवेयरनेस का काम है स्कूल्स में और पब्लिक जो है उनको अवेयरनेस का काम कर। और साथ ही हमारे साथ आज जुड़ चुके हैं हमारे युवा साथी। आइए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। पहला सवाल श्रवण जी आपसे लेते हैं। श्रवण जी, चूँकि आप रूरल बैकग्राउंड से आते हैं, वेस्टर्न राजस्थान से आते हैं, तो वेस्टर्न राजस्थान में जनरली ट्रेंड है कि ट्रेडिशनल जो स्टडीज़ हैं वो परस्यू की जाए और बच्चे को उसी तरफ कहा जाता है कि आप उसी तरह आगे बढ़िए। आपके दिमाग में ख्याल कैसे आया, आपके जहन में, कि आप इस फील्ड में आए वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में? हाँ सर, ट्रेडिशनल फोटोग्राफी के साथ साथ मेरा इंटरेस्ट शुरू से नेचर एंड वन्य जीव में रहा है, क्योंकि हम जब गाँव में रहे हैं तो हम वन्य जीवों और इस प्रकृति के साथ रहे हैं। तो जब कंटिन्यूसली हम उसको देखते गए और धीरे धीरे जो वाइल्ड लाइफ हमें लगा कि कम हो रही है, तो जहन में ये आया कि अगर हमारा तो पॉपुलेशन बढ़ रहा है लेकिन वन्य जीव जो हमारे गांव में है वो अगर कम हो रहे हैं तो फिर ये इम्बैलेंस अच्छा नहीं है। तो हमने इनकी जो घटती संख्या देख के इनको बसाने का मन में आया और कंटिन्यू हम काम करते गए और इस फील्ड में अनुभव होता गया। वैसे वैसे हम सीखते गए और इसको कंटिन्यू करते गए, लोग भी जुड़े इसके साथ में और ये कारवा ऐसे ही बढ़ता गया। शुरू में हमने, मेरे दोस्त है एक VIP बड़ला करके विक्रम चौधरी, उनके साथ मिलकर के हमने इनकी फ़ोटोग्राफी करना स्टार्ट किया और उसके ज़रिए लोगों को अवेयर करना शुरू किया कि किस तरीके से हम जो है वो इसको बसा सकते हैं, इनको लोगों से कैसे जोड़ सकते हैं। जी जी। जगदीश जी, आपसे भी सवाल यही बनता है कि शुरुआत आपकी किस तरह से रही इस फील्ड में आने की? क्योंकि आप एक बैंकर भी हैं, तो बैंकिंग के साथ इस फील्ड में आना बहुत चैलेंजिंग रहता है। बिल्कुल देवल जी, सबसे पहले तो धन्यवाद आपका कि आज इस कार्यक्रम के जरिए हमें मौका दिया यहाँ पर। तो नेचर और वाइल्ड लाइफ के प्रति लगाव शुरू से था जी। और जब मेरी 2015 में राजकोट में पोस्टिंग थी तो वहाँ पर एक FCR करके क्लब हुआ करता था, फोटोग्राफी क्लब ऑफ राजकोट, जो कि वाइल्ड लाइफ और पर्यावरण से रिलेटेड सेमिनार और अवेयरनेस प्रोग्राम करवाता था जी। उस क्लब के साथ मैं 3 सालों तक जुड़ा रहा और वहाँ से मुझे वाइल्ड लाइफ के प्रति जो अटैचमेंट बढ़ा। और फिर जब 2018 में राजस्थान वापस मेरा ट्रांसफ़र हुआ
तो मेरे मित्र सरुण पटेल जो कि इस फील्ड में भी काम कर रहे थे, हम लोग पहले से जानकार थे, और जब हमारा दोनों का पैशन एक दूसरे से मैच हुआ तब हमने ये डिसाइड किया कि जो थार की वाइल्ड लाइफ है उसको बचाने के लिए हमें कुछ काम करना चाहिए। हमारा पैशन भी था और पर्यावरण जैव विविधता के लिए ज़रूरी भी था कि कोई इस जो आज के टाइम में जो चिंता का विषय था उसको बचाने के लिए कोई आगे आए। तो हम दोनों ने मिलकर, हमारे मित्र राधेश्याम पेमाणी जो कि हमारे तीनों की एक टीम है, और हमने मिलकर इस फील्ड में आगे बढ़े और आज ये सफ़र पिछले 7-8 साल से कंटिन्यू चलता जा रहा है। जी, ये ठीक ही कहा है कि जो लीक से हटकर काम करते हैं वो ज़रूर सफल होते हैं। इसलिए कहा गया है कि लीक लीक गाड़ी चले, लीक ही चले कपूत। लीक लीक गाड़ी चले, लीक ही चले कपूत। लीक हटकर ये 3 चले, शायर, सिंह और सपूत। श्रवण जी, आपसे दूसरा सवाल ये है कि इस फील्ड में आप बहुत लंबे समय से काम कर रहे हैं, 6 साल, जैसा कि आपने बताया कि 6 साल से आप इस फील्ड में हैं और वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी का काम कर रहे हैं। तो इस फील्ड में अब तक आपने क्या कुछ अचीव किया है? पिछले 6-7 साल में हमने जो ऑब्जर्व किया कि जो थार रेगिस्तान की जो वाइल्ड लाइफ है वो किस परिस्थितियों से गुजर रही है जी, तो उनके चैलेंजेस को समझ के, उनकी समस्याओं को समझ करके हमने कुछ अपने जो प्रयास है वो धरातल पे उतारने शुरू किए। सबसे पहला प्रयास था कि जो रेगिस्तान है वहाँ पे वन्य जीवों को पानी की बहुत समस्या हो रही थी। गर्मियों में जब इंसानों को पानी के लिए जूझना पड़ता है तो वन्य जीवों का तो सोच के भी ये होता है कि ये कहाँ पानी के लिए भटकते होंगे। तो हमने रेगिस्तान के अंदर कुछ वाटर पॉइंट्स बनाए जो हम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ताल छापर सेंचुरी से उसका एक मॉडल देख के आए थे कि किस तरीके से वन्य जीव उसको आराम से उसके अंदर पानी पी सकते हैं जी। तो हमने कुछ खेलियाँ अपने आसपास बनाई जिसके अंदर छोटे से जानवर एक गिलहरी से लेकर के हमारा रेगिस्तान का जहाज ऊंट तक उसमें पानी पी सके जी। उस तरह की खेली का मॉडल हमने हमारे गांव के अंदर धवाडोली जो वन्य जीव क्षेत्र है उसके अंदर बनाना शुरू किया और उसका वीडियोज़ हमने बनाया और उसको जब हमने सोशल मीडिया पे डाला तो बहुत सारे लोगों ने, इवन वेस्टर्न राजस्थान के 7-8 डिस्ट्रिक्ट में स्वयं से लोगों ने उस वीडियो से प्रेरित होकर के उसका खेलियाँ उन्होंने अपने अपने गांव में बनाई। दूसरा, हमने वन्य जीवों का रेस्क्यू, इसके लिए हमने एक जो सोशल मीडिया का यूज लेकर के एक ग्रुप बनाया जी। और उस ग्रुप के जरिए लोगों को इसके जोड़ा कि हम किसी भी घायल जीव को, जो हमारा राजस्थान का वन्य जीव है वो किसी भी परिस्थिति में अगर घायल है तो हम उनको रेस्क्यू करके उनका इलाज करें और उनको उस आवास में छोड़ें। तीसरी चीज़ थी कि अवेयरनेस। वर्तमान में सब कुछ इंसान जब इतना बिजी है तो वन्य जीवों के प्रति जागरूकता लाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि अगर हम इनके प्रति जागरूक नहीं रहेंगे तो इनका संरक्षण होना मुश्किल है। तो इसके लिए हमने स्कूलों के अंदर और जो आसपास की लोकल जो कम्युनिटीज़ है, जो गांव है, जो पंचायत हैं, उनके अंदर हमने जाकर के प्रोग्राम करना शुरू किए कि कौन से जीव का किस तरीके से हमारी जीवन में इम्पोर्टेंस है जी। तो ये कुछ अवेयर करना स्टार्ट किया आपने, इम्प्लीमेंट थे जो हमने धरातल पे उतारे हैं और काफ़ी हद तक ये सफल भी रहे हैं। लोग जुड़े हैं, अब काफ़ी जागरूकता भी आई है, लोग भी आगे आ रहे हैं, तो ये भी चल रहा है। इसके साथ साथ और भी कई छोटे छोटे प्रोग्राम्स हमने शुरू किए हैं। लोगों में वन्य जीवों की तस्वीरें बांटना, जो उनके आवास है, आवास के अंदर कुछ ग्रासलैंड दोबारा से विकसित करना, नेटिव प्लांट्स का रोपण करना जी। और काफ़ी सारी एक्टिविटीज कंटिन्यू चल रही है जी। जगदीश जी, वेस्टर्न राजस्थान की बात करें तो वेस्टर्न राजस्थान में जो गोडावन है, ब्लैक बग है और गिद्ध जो प्रजातियां हैं वो विलुप्त होने की कगार पे आ चुकी हैं। तो आप लोगों की टीम ने कुछ ऐसे काम किए हैं कि इन प्रजातियों का संरक्षण धीरे धीरे बढ़ रहा है, आप कर रहे हैं इस फील्ड में कुछ ऐसा? बिल्कुल सर, गोडावण जैसे राजस्थान का राज्य पक्षी है जी। और अभी क्रिटिकल एंडेंजर्ड स्पीसीज में इसको काउंट किया जाता है कि अभी इसकी जो वाइल्ड में जो संख्या है वो लगभग 120 के आसपास एक ऑफिशियल आंकड़ा है कि अभी सिर्फ इतने ही बचे हैं। और भारत में अभी सिर्फ जैसलमेर के डेजर्ट नेशनल पार्क में दिखाई देते हैं। तो वहाँ इनकी संख्या को बढ़ाने के लिए, उनके संरक्षण के उद्देश्य से जो उनका ग्रासलैंड है उसको डेवलपमेंट का काम हमारी टीम द्वारा अलग अलग NGO के सहयोग से किया जाता है।
उसके अलावा जो उनके लिए पानी की व्यवस्था, जैसे मित्र श्रवण जी ने बताया कि वाटर पॉइंट्स बनाना, तो हम लोग जोधपुर, जैसलमेर और बाड़मेर इन एरियाज़ में, तो जैसलमेर में स्पेसिफिकली गोडाउन के हिसाब से वाटर पॉइंट का वहाँ पर निर्माण करवाया जाता है और उसमें कंटिन्यू वाटर सप्लाई है, वो हमारे मित्र राधेश्याम पेमाणी जी लगातार करवाते हैं। इसके अलावा सर गिद्ध का, जैसे आप बता रहे हैं कि प्रकृति के सबसे बड़े सफाई कर्मी हैं, तो आजकल गिद्धों की संख्या बिल्कुल कम होती जा रही है, तो उसका मेन जो रीजन था, उस रीजन पे भी हमारी टीम काम कर रही है और उसको किस प्रकार से वापस संरक्षण किया जा सकता है उस पे हम कंटिन्यू काम कर रहे हैं। उसके अलावा जैसा श्रवण जी ने बताया कि स्कूल्स में या पंचायतों में अवेयरनेस प्रोग्राम है, सीड बॉल है, जो लोकल प्लांट जो है नेटिव थार के, जिसको कम पानी की ज़रूरत के हिसाब से वनस्पति और बायोडाइवर्सिटी के लिए बहुत ज़रूरी है, उनके वृक्षारोपण का कार्य है, वाटर पॉइंट वाटर सप्लाई का हो गया स्कूल्स, तो ये सब काम हमारी टीम मिलकर करती है। जी, जो हमारे युवा साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आइए उनसे भी कुछ रूबरू हुआ जाए। हमारे युवा साथी हैं, वो हमारे गेस्ट से जो सवाल हैं वो अपने पूछ सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है निहारिका सोनी और मेरा सवाल है जगदीश जी से। तो सर, ये जो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी है उसमें हम कौन कौन से कैमरा लेंसेज का यूज़ कर सकते हैं जिससे हमें क्लियर और हाई क्वालिटी फुटेजेस मिल सकती है? देखिए, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी के कैमराज की जहाँ तक बात करें तो अपने आप में काफ़ी वाइड रेंज इनकी अवेलेबल रहती है मार्केट में। तो दो बेसिक चीज़ें जो काम करती हैं, सबसे पहले एक बजट, आपका किस प्रकार का बजट है, और दूसरा चूँकि कई बार बजट से ज़्यादा आपका जुनून काम आता है, तो आपको किस प्रकार से फोटोग्राफी में इंटरेस्ट है और उस इंटरेस्ट को स्टार्ट करने के लिए आप बिल्कुल बेसिक कैमरा से शुरू कर सकते हैं। जैसे हमने जब शुरू किया था कैनन के एक बहुत बेसिक कैमरा से फोटोग्राफी शुरू की थी। 5-6 साल तक हमने उस कैमरा के साथ में अपना फोटोग्राफी का जो पैशन था उसको फॉलो किया, उसके पॉजिटिव इफेक्ट देखे। उसके बाद जब हमें लगा कि अब हमें थोड़ा सा इसको और आगे एडवांस रेंज में जाने की ज़रूरत है, तब हमने सोनीज़ के अभी जो मैं कैमरा यूज़ कर रहा हूँ सोनी अल्फा 7 है, और उसके साथ में 200-600 mm जो लेंस है, जूम लेंस, तो वो काम कर रहा है, क्योंकि वाइल्ड लाइफ में डिस्टेंस मैटर करती है और जूम लेंस काफ़ी रिक्वायरमेंट रहती है। उसके अलावा कई बार वाइड एंगल रेंज है, जो नज़दीक से आपको कोई शॉट्स लेने हैं, या फिर मैक्रो रेंज है जो कि आपको बिल्कुल इंसेक्ट के फ़ोटो लेने हैं, तो उस प्रकार के अलग अलग लेंस इसके यूज आते हैं। तो डिपेंड्स ऑन बजट एंड रिक्वायरमेंट, काफ़ी सारी वाइड रेंज मार्केट में इसकी अवेलेबल रहती है। जी, अगला सवाल श्रवण जी और जगदीश जी आप दोनों से है कि वेस्टर्न राजस्थान की जो वाइल्ड लाइफ जो है वो अब तक बहुत छुपी हुई रही थी, बहुत बड़े लेवल पे कहें तो ये सामने नहीं आई थी, और आपने जो अपना पेज स्टार्ट किया वो भी बेसिकली आपने वेस्टर्न राजस्थान को डेडिकेट करके ही किया था। तो आपका ये प्रयास जो है वो वेस्टर्न राजस्थान के काम आ रहा है क्या? बेसिकली सर, वेस्टर्न राजस्थान में वाइल्ड लाइफ का जिक्र करें तो राजस्थान के सारे स्टेट सिंबल जो है वो वेस्टर्न राजस्थान से है। अपने चिंकारा है, राजस्थान का राज्य पशु, राजस्थान का राज्य पक्षी गोडावण, वो भी वेस्टर्न राजस्थान से ही आता है। देन बहुत अच्छी वाइल्ड लाइफ है हमारे यहाँ पे। अब भले ही बड़े कैनोपी के जंगल नहीं है, लेकिन वाइल्ड लाइफ बहुत प्रचुर मात्रा में हमारे यहाँ पे निवास करती है। रेगिस्तान के धोरों के अंदर ऐसे ऐसे वन्य जीव रहते हैं जो लोग भले ही न देखते हो, क्योंकि वो उनके क्लाइमेट के हिसाब से उस अकॉर्डिंगली बाहर निकलते हैं। हमने जब डेजर्ट को एक्सप्लोर किया और इतनी सुंदर वाइल्ड लाइफ हमने देखी कि ये तो बड़े बड़े जंगलों में न होकर के हमारे रेगिस्तान में रह रही है, तो उसका फोटोग्राफ्स एंड वो हमने पेज के ज़रिए शेयर करना शुरू किया। लोगों में काफ़ी इंटरेस्ट जगा कि इतने सुंदर जानवर हमारे आसपास रहते हैं, तो क्यों ना हम जू में जाने की बजाय रेगिस्तान के धोरों में इनको देखें। तो फ़िलहाल लोगों में अवेयरनेस आई है और लोग पर्यटन के तौर पे भी इसको देखने आने लगे हैं कि किस तरीके से हमारे रेगिस्तान के अंदर अच्छे अच्छे सुंदर जीव है। बाकी मेरे साथी इन्होंने वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में काफ़ी सुंदरता दिखाई है। जी देवल जी, जैसा कि आप बता रहे हैं कि थार की वाइल्ड लाइफ काफ़ी छुपी हुई थी, तो ये बिल्कुल हमारे लिए जब हमने शुरू किया था तो इसका मेन फोकस हमारे दिमाग में जो आया वो बिल्कुल यही था, क्योंकि मैं राजकोट पंजाब नेशनल बैंक में पोस्टेड था और राजकोट में गिर में लॉयन की फोटोग्राफी काफ़ी फेमस हुआ करती थी। और फिर इधर जब राजस्थान आया तो देखा रणथंभौर में टाइगर की फोटोग्राफी बहुत फेमस थी। तो हमें लगा कि जो राजस्थान का राज्य पक्षी है गोडावण, जो कि लॉयन और टाइगर से भी आज के दिन ज़्यादा मतलब रेयर है। अभी सिर्फ वाइल्ड में 120 के लगभग का आंकड़ा वन विभाग बताता है कि वो सिर्फ बचे हुए हैं। तो अपने आप में ये एक अति विलुप्त प्राय प्राणी है। तो हमें लगा कि
राजस्थान का राज्य पक्षी है और राजस्थान के लगभग 99% लोगों ने उसे कभी देखा ही नहीं है, तो ये हमारा एक तरह से दुर्भाग्य कह सकते हैं। तब हमने सोचा कि क्यों ना इस पक्षी पर, और थार की जो वाइल्ड लाइफ में इस पक्षी के अलावा जो गिद्ध है, डेजर्ट कैट है जो कि लॉयन टाइगर स्पीसीज की कैट स्पीसीज का ये कैट है, तो काफ़ी रेयर है। तो हमने इन चीज़ों पर फोकस करके हमारी लोकल वाइल्ड लाइफ को किस तरह से सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया जा सके, इसी मेन टारगेट को हमने अपने जहन में रख के ये काम शुरू किया था। और आज हमें काफ़ी खुशी है कि लोग गोडावण का नाम सुनते ही उनके दिमाग में आता है कि भाई हाँ, राजस्थान का ये राज्य पक्षी है और अभी इस संघर्ष से गुजर रहा है। हम लोगों से साथ में हमारा जो मित्र राधेश्याम है, वो गोडावण में पिछले लगभग 12-13 साल से काम कर रहा है। काफ़ी अच्छी एनजीओ ने उसको इसके काम के लिए रिकॉग्नाइजेशन किया हुआ है और उसको लोकल एरिया में लोग गोडावण मैन के नाम से जानते हैं। तो हम तीनों का ग्रुप है वो राजस्थान में थार की वाइल्ड लाइफ के लिए स्पेशली इनके कंजर्व और इनको लोगों तक पहुंचाकर कैसे इसके बारे में अवेयरनेस लाई जाए और कैसे इस वाइल्ड लाइफ को फिर से उसी स्थिति में रीलोकेट किया जाए कि लोग पर्यावरण और जैव विविधता के लिए एक संतुलन बना रहे, उसके लिए हम लोग कंटिन्यू काम कर रहे हैं। जी श्रवण जी, अगला सवाल आपसे है कि अक्सर सुनने में आता है कि ओरण का नाम काफ़ी सुनने में आता है कि ओरण, तो आपसे सवाल ये है कि ओरण क्या होते हैं और ओरण जो संरक्षण की बात अक्सर चलती रहती है, उसके बारे में आप हमारे साथियों को बताएं। पर्टिकुलर सेक्रेड लैंड्स जो होती है, जो हमारे बुजुर्गों ने वन्य जीवों के लिए छोड़ रखी है, वो किसी देवता के नाम पे उसको एक छोटा सा जो जगह है वो हर गांव के अंदर ओरण होती है। अभी फ़िलहाल के लिए उसमें जो हर ओरण के अंदर एक तालाब होता है और उस तालाब के उस कैचमेंट एरिया को हम ओरण बोल सकते हैं, जो हमारे बुजुर्गों ने सिर्फ इसलिए छोड़ी थी कि हम मनुष्य तो अपने खेत में कहीं भी रह लेंगे, लेकिन जो वन्य जीव है हमारे आसपास के वो इस ओरण के अंदर रहेंगे। तो पश्चिमी राजस्थान में जो मोस्ट ऑफ द वाइल्ड लाइफ है, ज़्यादातर जो वाइल्ड लाइफ है वो पूरी उस ओरण के अंदर रहती है और ओरण के अंदर जो वनस्पति है उसके ऊपर डिपेंड रहती है। वहाँ जो तालाब बना है वो वहाँ से पानी पीते हैं। तो ओरण हमारी जो संस्कृति है उसका हिस्सा रहे हैं और जो हमारी प्रकृति, जो हमारे वन्य जीव है उनके संरक्षण का महत्वपूर्ण भाग है। सो ओरण संरक्षण का मुद्दा अभी इसीलिए भी चल रहा है क्योंकि वन्य जीवों को अगर हमें संरक्षित करना है तो ओरण को बचाना भी बहुत ज़रूरी है। और हमारा जो मानव का विकास की प्रवृत्ति रही है, तो उस प्रवृत्ति में कहीं ना कहीं ओरण को हमने थोड़ा डिस्टर्बेंस किया है। सो अभी इसीलिए ये मुहिम चल रही है कि हम मनुष्य कम से कम उन वन्य जीवों के लिए ओरण को हम सुरक्षित रखें, उनको बचाएं, तो वन्य जीव भी बचेंगे और हमारे गांव का वातावरण भी शुद्ध रहेगा वहाँ, क्योंकि वनस्पति है पूरा। तो ओरण बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है हमारी पश्चिमी राजस्थान की, कम से कम संस्कृति का बहुत महत्वपूर्ण पार्ट रहा है ओरण, और उसको बचाने के लिए हमने प्रेरित भी किया है लोगों को। और अब लोग भी जागे हैं क्योंकि बुजुर्गों ने हमें ये पीढ़ियों से संस्कार दिए हैं कि हमारे गांव में कुछ जगह वन्य जीवों के लिए भी रहनी चाहिए। मैं इस ओरण को अपने गांव का आंगन मानता हूं, जैसे हमारा घर हमारा आंगन है और उसके अंदर हमारे बच्चे खेलते हैं, तो ये जो ओरण है वो हमारे गांव का आंगन है और इसके अंदर खेलते हुए हिरण और जो वन्य जीव है वो सब हमारे बच्चों की तरह है। हमें उनको बचाने के लिए हमारे बच्चों की तरह उनके लिए प्रयास करने चाहिए, उनकी देखरेख करनी चाहिए कि कहीं हमारे ओरण के अंदर खेल रहे ये हिरण या जो वन्य जीव है वो कहीं दुविधा में तो ना हो जी। इसको लेकर के लोगों में मैं निवेदन भी करूंगा कि हम हमारे हर गांव में हमारे जो वन्य जीव है उनका हम ओरण के अंदर जो खेल रहे हैं, उछल कूद कर रहे हैं, उनका संरक्षण किया जाए। जी, हमारी बातचीत को जारी रखते हैं, लेकिन साथ में हमारे जो युवा साथी जुड़े हुए हैं, आइए उनसे जो साथी हैं वो फिर से कोई अपने सवाल जो हैं वो खड़े होकर पूछ सकते हैं। नमस्कार सर, मेरा नाम है अलीशा। सर मेरा सवाल है श्रवण जी से। सर एनजीओ और गवर्नमेंट वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन से कैसे कोऑपरेट कर सकते हैं? वर्तमान में हमारी सरकार जो है वो वन्य जीव संरक्षण को लेकर के बहुत गंभीर है और इसी प्रयास में कूनो नेशनल पार्क में भी हमारे चीता को वापस ला करके इंट्रोड्यूस किया गया है और साथ ही साथ हमारी सरकार हमारे जो राज्य पक्षी है गोडावण उसको लेकर के भी बहुत गंभीरता से काम चल रहा है। और जहाँ तक एनजीओज और संस्थाओं की बात है तो हमारे देश के अंदर बहुत सारे नेशनल और इंटरनेशनल एनजीओज इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, क्योंकि वन्य जीव संरक्षण में ये किसी एक व्यक्ति का पर्टिकुलर काम नहीं है। तो एनजीओज का इसमें जो वॉलंटियर है, इसमें जो रिसर्च है, इसके ऊपर जो मॉनिटरिंग है, इस तरह के काम करके एनजीओज इसको बढ़ावा दे रहे हैं। हमारे
जो पश्चिमी राजस्थान में GIB जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है उसके ऊपर काफ़ी सारे NGO जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जो रेगुलर फील्ड में मॉनिटरिंग करते हैं वॉलंटियर के ज़रिए, उसका आवास कैसा है, किस तरह से बदलाव हो रहे हैं, उसकी रिपोर्ट्स निरंतर अथॉरिटीज़ को भेजी जाती है और उसके अकॉर्डिंग जो है वो फिर उनके संरक्षण के लिए नई योजनाएं बनती है। तो बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है और इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा और भी आगे लेना पड़ेगा कि किस तरह हम हमारे पुनर्रूप से जो है वो इन वन्य जीवों को स्थापित कर सके अपने हैबिटाट में। जी, बहुत अच्छा सवाल था। हमारे युवा साथी वो अन्य भी सवाल पूछ सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम अंकिता है और मेरा सवाल आप दोनों से है। अगर मुझे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी को एज अ करियर परस्यू करना है तो मैं अपने पेरेंट्स को कैसे कन्विंस कर सकती हूँ? ये आज के इंडियन पेरेंट्स की सबकी एक तरह से चिंता का विषय होता है कि जैसा कि सर ने शुरू में ही बताया कि आप अपनी ट्रेडिशनल स्टडी, नॉर्मली पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चे ट्रेडिशनल स्टडी जारी रखें। तो मैंने जैसे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी को अपने बैंकिंग कैरियर के साथ में एज ए हॉबी शुरू किया, तो एज ए स्टूडेंट मेरा आपसे ये सजेशन रहेगा कि आप लोगों का यदि इसमें एज ए हॉबी या आपका इसमें ज़्यादा रुचि है तो आप उस चीज़ की थोड़ी सी स्टडी करके आजकल 12th के बाद में आप इसमें कोर्सेज जो वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड कोर्सेज है, एनवायरनमेंट से रिलेटेड कोर्सेज है, इस कोर्सेज को आगे परस्यू कर सकते हैं। और चूँकि आज का जो टेक्निकल युग के साथ साथ बहुत सारी नई चीज़ों के साथ में वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के साथ में जो रिसर्च के सब्जेक्ट है या एनवायरनमेंट से रिलेटेड सब्जेक्ट है, उसमें काफ़ी अच्छा स्कोप है। तो एक बार हो सकता है आपके पेरेंट्स को थोड़ा सा आपको मनाने में मेहनत करनी पड़े, लेकिन कुछ एग्जाम्पल आप पॉजिटिव एग्जाम्पल उनके सामने पुट अप कर सकते हैं, कुछ अच्छे फोटोग्राफर्स का एग्जाम्पल भी दे सकते हैं, उनका काम दिखा सकते हैं। लेकिन ये सब चीज़ें तभी पॉसिबल होगी जब आपका एक्चुअल में इंटरेस्ट होगा उस चीज़ में और आप उस चीज़ में आगे बढ़ना चाहें, ना कि किसी को देख के या सिर्फ एक बार के लिए देखा और लगा कि हाँ ये अच्छा कर रहा है तो मैं भी अच्छा कर रहा हूँ। इसकी बजाय मेरा ये सजेशन रहेगा कि इंटरेस्ट के तौर पे यदि आपका है तो आप अपने फादर मदर को, पेरेंट्स को कन्विंस कीजिए और उस चीज़ को आप आगे कैरियर के तौर पे भी ले सकते हैं। वर्तमान में बहुत सारे जो संस्थाएं हैं जो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन पे काम करती है और अभी हमारे राजस्थान में इवन और हमारे देश में फोटोग्राफी के कॉलेजेस भी खुले हैं जो फोटोग्राफी के कोर्स करवाते हैं। और जो परिदृश्य बदल रहा है उसमें लाइक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, उसमें आप वन्य जीवों की फ़ोटोग्राफी करके अच्छी अर्निंग्स भी इसमें हो सकती है। और ये कोई ऐसे नहीं है कि हम पर्यावरण जो हमारा सब्जेक्ट रहा है इसी से रिलेटेड है ये। तो ट्रेडिशनल वे में भी आप अपने माँ बाप को कन्विंस कर सकते हैं कि हमारा इसमें इंटरेस्ट है और ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो सक्सेसफुल भी रहे हैं। और अब क्योंकि गवर्नमेंट ने भी एक स्किल के तौर पे स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम भी शुरू किया है, तो उसके अंदर भी ये फोटोग्राफी का स्किल्स चल रहा है। तो गवर्नमेंट भी इसको प्रमोट कर रही है कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो नए नए तरीके और नए नए जो स्किल्स है वो सीखें। तो ये बहुत अच्छा करियर का ऑप्शन भी है। मैं आप दोनों से एक सवाल पूछना चाहूँगा कि जब आप फोटोग्राफी करने के लिए अलग अलग वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और नेशनल पार्क में जाते हैं तो किन किन कानूनी नियमों का आप ध्यान रखते हैं? साथ ही मैं ये भी जानना चाहूँगा कि जिन नियमों के ध्यान रखते हुए आप अपने पर्सनल किन किन चीज़ों का ध्यान रखते हैं? जैसे अगर कोई जानवर अगर आपके पैरों में फोटोग्राफी करते समय आपके काट ले, उनके लिए क्या क्या इक्विपमेंट आप साथ में रखते हैं, उसके बारे में प्लीज़ बताएं। देखिए, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी के दौरान जब अपन अलग अलग नेशनल पार्क्स में जाते हैं तो हर पार्क्स के अपने रूल्स पहले से वहाँ पे फिक्स किए गए हैं। और जो बड़े पार्क्स टाइगर रिजर्व या लॉयन से रिलेटेड है, वहाँ सबसे बड़ी जो आपको ध्यान रखने वाली चीज़ है वो है कि आपको अपने व्हीकल से कभी भी नीचे नहीं उतरना है, जो कि सबसे स्ट्रिक्ट रूल माना जाता है। क्योंकि टाइगर और लॉयन एक हिंसक जानवर होते हैं, नो डाउट वो बिना वजह नहीं हमला करते हैं, लेकिन फिर भी आपको अपनी गाड़ी से नीचे नहीं उतरना है। दूसरा, जो वहाँ पर आप पार्क्स में जाते हैं तो जो पॉल्यूशन है, चाहे वो प्लास्टिक से रिलेटेड पॉल्यूशन है, चाहे वो नॉइज़ पॉल्यूशन है कि भाई आप गाने बजा रहे हैं ज़ोर ज़ोर से या फिर ओवरला कर रहे हैं, या जो प्लास्टिक्स बैन रहती है वहाँ पे आप सिंगल यूज़ प्लास्टिक है जिनका वाइल्ड लाइफ के लिए काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। तो इस प्रकार का किसी भी जो वायलेशन नहीं करना है।
इसके अलावा जो आपने बताया कि आप अपना खुद का किस प्रकार से जैसे ध्यान रखते हैं, तो नॉर्मली वाइल्ड लाइफ में जाते टाइम बेसिक चीज़ें जो है वो जानवर काटने वाली, तो देखिए हिंसक जानवर जो होते हैं उनसे तो दूरी बनाना ही बेहतर है, और उसके बाकायदा प्रोटोकॉल रहता है, उसी के हिसाब से वो काटेगा तो आपको फिर कुछ करने की तो जरूरत जैसे नहीं। सांप वगैरह भी है तो उसको लेकर के आपको प्रिपेयर होकर जाना पड़ता है कि कोई आप चल रहे हैं, फोटोग्राफी कर रहे हैं, बैठे हैं वहाँ पेशेंस कर लेके सांप भी काट दे, तो उसको लेकर प्रिपेयर होकर जाना पड़ता है। और सावधानी भी आपको रखनी ज़रूरी है कि यहाँ क्या क्या जानवर है। उस जब आप एंटर करते हैं वहाँ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, तो आपको वहाँ का जो जानवर का होता है कि क्या क्या जानवर यहाँ रहते हैं उनके बारे में वहाँ आपको पता चल जाता है, तो उन चीज़ों को प्रिपेयर करके आपको रहना होता है। और दूसरा, अगर बाई चांस कुछ ऐसा हो भी जाता है तब आपको वही है कि तुरंत हॉस्पिटल घबराना नहीं है, और जो नियर बाई अवेलेबल स्वास्थ्य सेवा है उनके प्रति आपको जाना ही पड़ेगा। और बाकी जानवर का बिहेवियर होता है कि वो बिना वजह से जब तक हम उनको डिस्टर्ब नहीं करें वो हमें हानि पहुंचाने के लिए नहीं होता है, तो ये नॉर्मल सी चीज़ें हैं। जी श्रवण जी, अगला सवाल आपसे है कि हाल ही में जो जोजरी नदी है वो काफ़ी सुर्खियों में रही थी, इसकी क्या वजह थी, और वाइल्ड लाइफ से जुड़ी होने की वजह से ये चर्चा में थी या कोई और वजह थी जिसकी वजह से चर्चा में थी? हाँ, जोजरी थार की एकमात्र नदी लूणी की सहायक नदी है, और ये नागौर से शुरू होकर के जोधपुर होते हुए बालोतरा डिस्ट्रिक्ट में जाकर के वापस से लूणी में मिल जाती है जी। और फिर लूणी कच्छ के रण में जाती है। तो जोजरी एक बहुत जैव विविधता का सघन क्षेत्र रही है, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा वृक्ष रोइडा के, जाड़ के, केर, खेजड़ी के, और साथ साथ में वन्य जीवों का बाहुली क्षेत्र थी। धवाडोली वन्य जीव क्षेत्र जो शिकार निषेध क्षेत्र रहा है, और वहाँ खूब सारे पर्यटक भी आते थे, वो भी इसी नदी के किनारे है। तो वर्तमान में मानव की प्रकृति है कि विकास चल रहा है, जोधपुर शहर में जो इंडस्ट्रियाँ लगी और उन इंडस्ट्री से निकलने वाला जो वेस्ट है, जो पॉल्यूटेड वाटर है, वो इस नदी में बहने लगा। और पिछले 15-20 साल से इसके अंदर वेस्ट वाटर जो है वो इन्फ्लुएंट हो रहा है इंडस्ट्रीज़ के द्वारा, जिसने बहुत इफ़ेक्ट किया है वहाँ की वाइल्ड लाइफ और वहाँ की बायोडाइवर्सिटी को। लाखों पेड़ जले हैं, लाखों वन्य जीव जो है वो इस पॉल्यूटेड पानी पी कर के वहाँ पे उनकी डेथ हुई है। एक पूरी जैव विविधता को बहुत प्रभावित किया है। नो डाउट वहाँ के जो लोग हैं उनको भी प्रभावित कर रहा है अब। तो जब हमने वन्य जीवों को मरते देखा, वहाँ पे जैव विविधता को मरते देखा, पेड़ों को मरते देखा, तो उसके फोटोग्राफ्स लिए उस इश्यूज़ को हमने रेज किया सोशल मीडिया के ज़रिए, एंड गवर्नमेंट को भी हमने इन्फॉर्म किया कि इस तरीके का प्रॉब्लम्स वाइल्ड लाइफ के साथ हो रहा है। तो अभी वर्तमान में जब ये मुद्दा सरकार के संज्ञान में आया, तो वहाँ की अथॉरिटीज़ और जो हमारी सरकार है उन्होंने वहाँ आकर के हालात भी जाने हैं और इसके ऊपर बजट भी पास किया है। तो हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में सरकार पर्यावरण को और वन्य जीवों के संरक्षण को देख करके कुछ उपाय करेगी, और जिससे कि पॉल्यूटेड वाटर इस नदी में नहीं आए और वन्य जीव इसमें नहीं मरे, क्योंकि नदियाँ इस रेगिस्तान के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और जोजरी नदी भी लूणी का सहायक नदी और बहुत महत्वपूर्ण अपना योगदान देती है थार की। सरकार ने इस मामले में कुछ संज्ञान लिया है फिलहाल? हाँ, फिलहाल 177 करोड़ रुपए सरकार ने पास किए हैं कि जो पानी है वो ट्रीट करेंगे और इस जोजरी का पुनरुद्धार करेंगे। और वर्तमान में जोधपुर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एंड जो वहाँ के मंत्री है हमारे लूणी के जोगाराम जी पटेल, वो सब आए हैं, उन्होंने देखा है, पूरा जोजरी का निरीक्षण किया है और ये पूरा प्लान भी वो कर रहे हैं कि हम इसको तुरंत जो है वो कुछ एक्शन लेकर के इसको साफ करेंगे ताकि वन्य जीव ना मरे। जी जगदीश जी, अगला सवाल आपसे है, आपकी जो मुहिम है, आप दोनों का जो टीम वर्क है, आप चल रहे हैं कि वाइल्ड लाइफ जो है उसको बचाना है, उसको आपको प्रोटेक्ट करना है, इसमें आपकी इस मुहिम में सोशल मीडिया ने किस तरह से हेल्प की है? देखिए, सोशल मीडिया आज के समय में तुरुप का इक्का साबित हो रहा है जी। जहाँ भी आप देखेंगे आजकल के युवा आपको सोशल मीडिया पे कनेक्टेड मिलेंगे, हर सरकारी विभाग आपको सोशल मीडिया पे कनेक्टेड मिलेगा, इवन देश के नीचे से लगा के प्रशासन से लगा के ऊपर तक मंत्री नेता सब लोग वहाँ पे सोशल मीडिया पे जुड़े मिलेंगे। उसी चीज़ को हमने एक पॉजिटिव वे में यूज करते हुए सोशल मीडिया पे जो हमारे कैंपेन चलते हैं उसमें हमने सोशल मीडिया का पूरा यूज़ लिया है।
हमारे पास में अलग अलग प्लेटफॉर्म पर फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर जो हमारे अकाउंट्स है थार वाइल्ड लाइफ और थार डेजर्ट फोटोग्राफी, इन अकाउंट पे कुल मिला के 3 मिलियन से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं। इसके अलावा जो वेस्टर्न राजस्थान से कुछ और इन्फ्लुएंसर हमारे साथ में, जो हमारे उदय चौधरी है और श्याम सियाग है और मनीष बेनीवाल है, ये भी काफ़ी अच्छे इन्फ्लुएंसर है, जो इनके माध्यम से भी हम और सारे लोगों से लगभग वेस्टर्न राजस्थान के हर घर में हमारी पहुंच है। तो ये सिर्फ सोशल मीडिया के माध्यम से ही संभव हो पाया है कि जो वाइल्ड लाइफ की अवेयरनेस का जो काम मुश्किल लगता था, वो काम अब हमें आसान लगना शुरू हुआ है। मित्र श्रवण पटेल ने इस मुहिम में सबसे मेन लीड रोल का किरदार निभाया है और वो सोशल मीडिया पे उनके अच्छे फॉलोअर्स हैं और उनको वो बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट के साथ में लोगों को अवेयरनेस का काम करते हैं। और उसके अलावा जो मुहिम चला रहे उसके बारे में वो और अधिक आपको बताएंगे। जी हमारी संस्कृति में वन्य जीवों का बहुत रोल रहा है और उसको हमने साथ लेकर के लोगों को हमारे साथ जोड़ा है। और क्योंकि डायरेक्टली लोगों को वाइल्ड लाइफ के बारे में, जो हमारे रेगिस्तान के लोग हैं, क्योंकि उनके पास न कैमरा है, न उन्होंने कई जानवरों को देखा भी नहीं है। गोडावण जो हमारी युवा पीढ़ी है, उसने गोडावण को 99% लोगों ने नहीं देखा है। तो जो हमने काम किए हैं, जो उनके फोटोग्राफ्स लिए हैं, वो हमने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर शेयर करना शुरू किया और वो लोगों को काफ़ी पसंद भी आए। लोग उसमें जुड़े भी है कि ये हमारे जीवन में कितना महत्व रखते हैं। वन्य जीव जो है, हमारी जो जैव विविधता है, वो हमारी जो डेली रूटीन की लाइफ है उसमें कितनी महत्वपूर्ण है। वो जब उन लोगों को हमने सोशल मीडिया से समझाना स्टार्ट किया है, तो अब ये एक बहुत बड़ी मुहिम के रूप में शुरू हुआ है और बहुत सारे इन्फ्लुएंसर राजस्थान के इस मुहिम में भी जुड़े हैं। नए लोग भी आए हैं जो वन्य जीवों के संरक्षण के लिए आगे आ रहे हैं। कहीं अगर कोई कैजुअलिटीज़ हो रही है वन्य जीवों के साथ में, तो वो सोशल मीडिया के ज़रिए हमें तुरंत जो है वो इन्फॉर्म करते हैं। मेरा एक वाक़या है, पश्चिमी राजस्थान के धोरों में पाकिस्तान बॉर्डर पर एक भेड़ पालक भेड़ चरा रहा होता है और क्योंकि वो हमारे साथ इंस्टाग्राम से जुड़ा था जी, और उनको ये पता था कि श्रवण जी इस क्षेत्र में वन्य जीवों को रेस्क्यू करने का काम करते हैं। वो हमसे वहाँ से मैसेज करते हैं कि यहाँ पे एक हिरन घायल है। तो हमने उनसे कहा कि आपके आसपास कोई गाड़ी है क्या? वो सूचना हमने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को दी और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बोला हमें 2 घंटे लगेंगे करीब। तो हमने वहाँ से एक गाड़ी अरेंज की कि आप एक वहाँ गाड़ी लाइए, उसको डालिए। हमने करीब वो 120 किलोमीटर दूर बाड़मेर जो रेस्क्यू सेंटर है वन विभाग का, वहाँ से दूर था और करीब 1 घंटे से पहले हमने उस हिरन को रेस्क्यू सेंटर पहुँचाया और उसकी जान भी बची। तो ये सोशल मीडिया का ही इम्पैक्ट था। एक और वाक़या मुझे याद है, जब चलती बस के अंदर से एक व्यक्ति कहीं ट्रैवल कर रहा है और वो हमें बताता है कि यहाँ मैं सड़क से बस में जा रहा हूँ और यहाँ एक हिरन घायल है जी। तो वो मुझे सोशल मीडिया पे उसकी लोकेशन भेजते हैं, मैं एक्टिव करता हूँ वहाँ की जो हमारे साथी है उनको, और वो उसको तुरंतली रेस्क्यू कर लेते हैं। तो ये जो इम्पैक्ट है सोशल मीडिया का, वो हमें भी मोटिवेट करता है कि अगर हमारा कुछ प्रयास काम आ रहा है इस वन्य जीवों के लिए, तो हमें वो करना चाहिए और हम उसको कंटिन्यू कर रहे हैं जी। हम हमारे युवा साथियों से फिर से जुड़ रहे हैं कि युवा साथियों से कोई सवाल हैं जो खड़े होकर हमारे से। मेरा नाम प्रिया है और मेरा सवाल श्रवण जी से है। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जिस भी फील्ड में आप काम कर रहे हैं या और जो भी आप पेज हैंडल करते हैं, उससे पहले और बाद में क्या चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं? हम लोग जब कोई काम को शुरू करते हैं तो हमारे पास एक परिदृश्य होता है कि क्या परिस्थितियाँ वहाँ पे है अभी। तो उन परिस्थितियों को ध्यान में रख कर के हमें लोगों को अवेयर करना होता है कि हम अपने पेज के ज़रिए लोगों को क्या दिखाना चाह रहे हैं, क्या हम उससे गेन करना चाह रहे हैं। तो हमने क्योंकि वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन को सुना है, तो वर्तमान में जो परिस्थितियां हैं, पूरा विश्व जलवायु परिवर्तन से और वन्य जीवों की जो विलुप्त होती प्रजातियां हैं उनसे जूझ रहा है। तो हमारी जो पर्टिकुलर एरिया में, जिस एरिया में हम ये काम शुरू कर रहे हैं, उस एरिया की पूरे क्षेत्र की जानकारी लेकर के हम उन जितनी ज़्यादा हो सके हम पब्लिक को अवेयर करें कि किस प्रकार से हमारे जीवों को हम बचा सकते हैं। उसके लिए जो सबसे बड़ा हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, हमारे जो युवा साथी है, स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए हमने अवेयरनेस प्रोग्राम किए हैं स्कूलों में। उस प्रोग्राम्स को सोशल मीडिया जो हमारा थार डेजर्ट फोटोग्राफी हैंडल है उसके ज़रिए घर घर तक हमने ये मैसेज पहुंचाया है कि जो वन्य जीव है वो वर्तमान में किन परिस्थितियों में है और वो हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। तो
बाद में जब हम उनका विश्लेषण करते हैं कि लोग हमें रिस्पांस दे रहे हैं कि आपके वहाँ पे एक हिरण है, वो घायल है, हमने इस हिरण को आज बचाया है, वो उनके लिए पानी की व्यवस्था करते हैं, वो उनके संरक्षण के लिए आगे आते हैं। तो ये दोनों चीज़ें जब हम देखते हैं तो एक परिवर्तन हमें नज़र आता है कि हमारे जो धरातल पे प्रयास हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं सफल हो रहे हैं और परिवर्तन लाने में पर्याप्त है। और हमारे कोई युवा साथी सवाल पूछना चाहते हैं? सर मेरा एक सवाल ये था कि जो आजकल के जो व्लॉगर्स हैं वो बस ये दिखाते हैं कि जो थार डेजर्ट है उसमें सरवाइव करना बहुत मुश्किल है, जबकि आप यहाँ पे हमें पानी भी वहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं और पेड़ भी लगा रहे हैं। तो आपको वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी और साथ में ये जो आप काम कर रहे हैं वो आप दोनों काम साथ में कैसे मैनेज करते हैं? देखिए, थार डेजर्ट का नाम सुनते ही जो पहली इमेज हमारे दिमाग में आती है वो आती है बड़े बड़े धोरे और ऊँट। तो लोगों ने एक ऐसा पर्सपेक्टिव बना लिया है कि भाई डेजर्ट एक रिमोट एरिया है और वहाँ पर जीवन काफ़ी मुश्किल है। नो डाउट कि थार का जीवन बहुत ही संघर्षपूर्ण रहा है शुरू से और अपनी उसकी एक अलग चैलेंजेज है, लेकिन उन चैलेंजेज में भी प्रकृति और बायोडाइवर्सिटी का एक अनूठा संगम है। वहाँ उसी एनवायरनमेंट के हिसाब से वहाँ की वाइल्ड लाइफ वहाँ पे रहती है, वहाँ के मनुष्य वहाँ रहते हैं। तो हम जो लोग काम कर रहे हैं इसी परिदृश्य को बदलने के लिए हमने ये एक मुहिम चलाई है कि लोगों तक थार वाइल्ड लाइफ की एक जो सुंदरता है, जो नेचुरल सुंदरता है, जिसकी अवेलेबिलिटी है, जिसकी इम्पोर्टेंस है, वो लोगों तक पहुँचे और जो एक लोगों में रिमोट एरिया का पर्सपेक्टिव जो बना हुआ है वो बदला जाए। और उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमारा पूरा मुहिम जो है वो थार वाइल्ड लाइफ और थार वेस्टर्न राजस्थान में स्पेशली हमारी मुहिम चलती है। जी श्रवण जी, अगला सवाल आपसे है कि जो वन्य जीव हैं जो वेस्टर्न राजस्थान में जनरली रहते हैं, वन्य जीव को रहने के लिए जो उनका जो एक एरिया होता है, जो उनका क्षेत्र है, उसमें बहुत से प्रकार की अलग अलग प्रकार की वनस्पतियाँ भी पाई जाती हैं। तो धीरे धीरे ऐसा हुआ है कि वहाँ की जो लोकल जो वनस्पति थी वो भी कम हो रही हैं। जैसे बात करें तो सेवण घास है, खींप है, आक, कैर, ये सब वहाँ धीरे धीरे कम हो गए हैं। तो इनको बचाने के लिए भी आपके द्वारा कुछ प्रयास किए जा रहे हैं? बिल्कुल सर, सेवण घास जो है वो रेगिस्तान की मुख्य खाना रहा है यहाँ के वन्य जीवों का जी। क्योंकि जब टेम्परेचर आपका 50 डिग्री तक चला जाता है तो जो ग्रासेज है उसको पुनः रूप से होने में जो डेजर्ट की ग्रास है वही वहाँ पे पनप सकती है। तो हमने जो ग्रासलैंड डेवलप करने के लिए इसके सीड्स को लोगों में बांटा है और साथ ही साथ जो पर्टिकुलर एरिया है उसके अंदर कुछ ऐसे बंड्स बनाए हैं। जैसे ओरन के अंदर सेवण घास है तो उसमें हमने 20 बाई 20 फीट का एक प्रोटेक्टेड एरिया बनाया, उसके अंदर हमने सेवण घास लगाई है ताकि उसके अंदर से जो सीड है वो हवा के साथ में फ्लो होता रहे और जब बारिश होती है तो वो पुनः रूप से झाड़ियों में कहीं जहाँ जहाँ बीज अटक जाते हैं तो वो रहे। क्योंकि भेड़ बकरियों के अतिसारण की वजह से जो ग्रासेज है उनके ऊपर सीड स्टेज आती नहीं है। जब सीड स्टेज नहीं आती है तो दूसरी बार में आपका बारिश होंगे तब सीड का उगना या ग्रास का पनपना थोड़ा टफ हो जाता है। तो हमने नेचुरली रूप से वो बीजों का फ्लो बना रहे उसके लिए हमने कुछ ओरण के अंदर बंड्स भी बनाए हैं प्रयोग के तौर पे, और कुछ एरिया को जो राजस्थान के जो गोडावन क्षेत्र है उसके अंदर ग्रास के लिए हमने कुछ खेतों के अंदर भी बीज डाले हैं। धामण, सेवण, बुरडा, ये सब ग्रासेस के सीड हमने काजरी जोधपुर से लेकर के और खेतों में बुआई की है और वो पनपे भी है। उसमें कुछ एनजीओज ने भी इन मॉडल्स को अपनाया है, उसके ऊपर भी उन्होंने भी काम किया है। लाइक ERDS फाउंडेशन है, BNSS है, इन सब एनजीओज ने भी इस मॉडल्स पे काम करे और उनके साथ मिलकर के कुछ खेतों में भी हमने ये ग्रासेस को पनपाया है। और दूसरी चीज़ थी नेटिव प्लांट, जैसे केयर है, खीप है, ये भी बहुत जैव विविधता का मुख्य हिस्सा है यहाँ की। उसके लिए हमने सीड बॉल्स बनाए हैं। जो आप तालाब की मिट्टी होती है उस तालाब की मिट्टी को लेकर के हमने छोटे छोटे बॉल्स बनाए और उस बॉल्स को सीड के अकॉर्डिंग उसके अंदर एक होल करके उनको सुखा दिया। सुखाने के बाद में उसके अंदर हमने सीड डाल दिए, लाइक केर का है, जाड़ का है, या जो भी घास का है, वो सीड डाल के उसको दोबारा से जो होल था वो सीड डालने के बाद बंद कर दिया और उनको फिर से सुखा दिया। वो बॉल्स हमने बैग में भर कर के हमारे बारिश से पहले लोगों में, ग्रामीणों में बांटे भी है ताकि वो लोग जाकर के बारिश से पहले खेतों में वो बॉल्स को फेंके और वो बॉल्स जो है वो वहाँ पे ग्रो करें। क्योंकि
आप अगर नॉर्मली सीड को वहाँ डालेंगे तो उसके साथ मिट्टी नहीं होती है, इसलिए बारिश रेगिस्तान में बहुत कम होती है। अगर जब बारिश कम हो रही है तो वो बीज तो पड़ा पड़ा सूख जाएगा, बारिश का पानी तो मिट्टी ने सोख लिया। लेकिन जब वो बीज आप मिट्टी लेकर के गिर रहा है तो उसके अंदर जो नमी आएगी, नमी से वो जो माटी, तालाब की माटी की जो बॉल है वो बॉल पूरी भीग जाएगी, देन वो बीज जो उसमें से अंकुरित हो जाता है। और ये रेशियो हमें काफ़ी सक्सेसफुल भी रहा है। हमने पिछले 5-7 साल में हर साल इसका प्रयोग किया है और करीब 100 में से 30 प्लांट हमको ये जीवित उनका रेशियो भी मिला है। इसका जीवित होने का एक रेशियो रहता है कि आप इन बॉल्स को ऐसी जगह डाला जाए जहाँ पे कोई इनको जानवर कम खाता हो, लाइक कि जहाँ भेड़ बकरियाँ या जो उसी साल में वन्य जीव नहीं पहुँचे। अगर एक बार वो इस्टेब्लिश हो जाता है, सेवन ग्रास या धामण ग्रास का अगर एक बीज अंकुरित हो जाता है तो फिर वो कई सालों तक नहीं जाने वाला, क्योंकि रेगिस्तान की इन जो नेटिव प्लांट्स हैं इनकी प्रवृत्ति रही है कि वो अपनी जड़ें बहुत गहरी बना लेते हैं। तो कुछ हद तक ये प्रयोग हमारे सफल भी रहे हैं और ये प्रयास निरंतर जारी भी है। जी। जगदीश जी, अगला सवाल आपसे है कि किस तरह से जो नई तकनीक की बात करें, ड्रोन है और जो एआई है, वो किस तरह से आपकी इस मुहिम में सहायक सिद्ध हो रही है? देखिए, लेटेस्ट डिजिटल टेक्नोलॉजी आजकल बहुत ही ज़रूरी हो गई है जी। और रही बात जो ड्रोन और एआई टेक्निक की बात है, तो मेरा ऐसा मानना है कि वन विभाग वन्य जीवों की जो शिकार की जो घटनाएं कहीं कहीं सुनने को आती है जी, उन पर निगरानी रखने के लिए ड्रोन का अच्छा यूज कर सकती है। एआई टेक्नोलॉजी की मदद से कुछ एप्लीकेशंस ऐसी बनाई जा सकती है जहां से कहीं भी लोग घायल वन्य जीवों की सूचना वन विभाग को दे सके और वहां पर उसका टाइमली रेस्क्यू हो सके, रेस्क्यू के व्हीकल की जीपीएस मॉनिटरिंग हो सके और ड्रोन के मदद से जो सीड का जो कह रहे हैं कि जो छिड़काव किया जा सकता है बीजों का, ग्रासलैंड डेवलपमेंट में ड्रोन का यूज किया जा सकता है, तो काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट इससे देखने को मिल सकता है। हमने एक एआई का लेटेस्ट में एक प्रयोग किया है जी। और जैसे हमारे जो हमने फील्ड के अंदर परिदृश्य देखा है थार के वन्य जीवों का और बायोडाइवर्सिटी का, उसको हम एआई के जरिए एक फोटो जनरेट करके लोगों में एक पर्सपेक्टिव डाल सकते हैं कि क्या परिस्थितियां हैं और किस तरह से वन्य जीव हमारे रेगिस्तान में रहते हैं। तो हमने कुछ ट्रेंड्स अभी सोशल मीडिया पे करवाए हैं, तो उसमें हमने एआई जनरेटेड फोटोग्राफ्स का भी यूज़ किया है, लाइक कि जोजरी रिवर का पोल्यूटेड जो वाटर है वो किस तरीके से हमारी बायोडाइवर्सिटी को प्रभावित कर रहा है। उसमें नदी रह रही है, उसमें पोल्यूटेड वाटर आप एआई से दिखा करके उस परिदृश्य को आप जो है वो अथॉरिटीज़ एंड जो पब्लिक है उनके सामने इजीली रख सकते हैं कि भाई क्या इसके सॉल्यूशंस भी हो सकते हैं और क्या परिदृश्य अभी वर्तमान में चल रहा है। तो काफ़ी अच्छा इनका योगदान आने वाले समय में, अगर हम वन्यजीव संरक्षण की बात करें तो बहुत हद तक प्रयोग में होगा। और कुछ रेलवे ट्रैक्स पर भी एआई जनरेटेड कुछ चीज़ें लगाई गई ताकि जो मैन वुमन कॉन्फ्लिक्ट है उसमें जो ट्रेन के ज़रिए और जो हाथी वगैरह जो आड़े आ रहे हैं ट्रेन के, उसमें भी एआई की जनरेट काम कर रही है। ऐसा हमने न्यूज़ में भी देखा है और चल भी रहा है डिपार्टमेंट की ओर से। जी। श्रवण जी, जगदीश जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने यहाँ आके और वाइल्ड लाइफ से जुड़े इन गहन विषयों पर आज आपने अपने विचार साझा किए। आप अपनी सफलता की जो बातें हैं वो हमारे युवा साथियों के साथ आपने साझा की, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे युवा साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप यहाँ